चैनल एग्ज़ाम जीके पर मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। सभी जल्दी जल्दी अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे और भी दोस्त क्लास में आ सकें। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार 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 नमस्कार। जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जीके पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जुड़ते जाइए सभी। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जुड़ते जाइए सभी, जुड़ते जाइए। स्वागत है सभी का। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी जुड़ते जाइए, अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है, ऑडियो क्लियर है? चलिए तो शुरू करें क्लास। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पहले प्रश्न का आंसर आपने दिया, एकदम सही आंसर है। तो चलिए, आपने पहला प्रश्न देख ही लिया है, आंसर दे ही दिया, तो एक बार मैं बोलकर बता देता हूँ स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि पुस्तक के लेखक के बारे में। तो विंग्स ऑफ फायर क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबसे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो बिल्कुल सही आंसर दिया है सबसे पहले राज ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। कलाम साहब को आप जानते हैं, इन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं। इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बॉर्न, तो और ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, कई अलग अलग प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए कौन है ये? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न है आपके सामने। राइट आंसर क्या रहेगा? भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है? बहुत बढ़िया राज। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। भाखड़ा नागल बांध पहली बांध परियोजना है भारत की, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है ना? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और पहली बांध परियोजना है भारत की। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में इनमें से किसका वर्णन मिलता है? कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में इनमें से किसका विवरण मिलता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कल्हड़ के द्वारा जो राज तरंगिणी की रचना की गई है, राज तरंगिणी में किसका विवरण मिलता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके बतला सकते हो। प्लीज़ जो भी देख रहे हैं लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कल्हड़ की राज तरंगिणी में जो है ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ है कल्हड़, है ना? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक माने जाते हैं? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक माने जाते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? राजा राम मोहन राय जो हैं वो किसके संस्थापक माने जाते हैं? वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो शेयर करते जाइए, और भी अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर ज़रूर करें जिससे और भी दोस्त क्लास में जुड़ सकें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी जो हैं ये ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। द्वारकानाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जब जब स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की 1828 में, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने मिलकर इसको स्थापित किया था, है ना। राइट आंसर हो जाएगा। और समाज में बटी कुरीतियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए राजा राममोहन राय किसके, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? मैगी नॉट रेखा कौन से देशों के मध्य में है? वीडियो शेयर करते जाइए अपने अपने ग्रुप्स में, वीडियो को अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करते जाइए जिससे और भी दोस्त क्लास में आ सकें। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है। मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है ना। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच की है ना। जर्मनी और पोलैंड में हिंडनबर्ग रेखा चलती है, वहां पर हिंडनबर्ग रेखा है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच की है। अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा जो है। और बात करें ये क्या कहते हैं अपना कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच में फिर डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की सीमा, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपसे पूछा गया तो जर्मनी और फ्रांस की है ये मैनीगॉट। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सतलुज नदी का वास्तविक उद्गम इनमें से कहां से माना जाता है? वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सतलुज नदी का उद्गम इनमें से कहां से माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज नदी का उद्गम इनमें से कहां से माना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सतलुज नदी का उद्गम इनमें से कहां से माना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सभी बताएंगे। वीडियो शेयर जरूर करते चलें। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभी ने आंसर दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी का उद्गम जो है चीन से संबंधित है ना। जो चीन के अधिकृत भाग में तिब्बत का हिस्सा है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास के राकसताल झील से, है ना, मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती है और ये चीन अधिकृत तिब्बत वाले हिस्से में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीन प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए बताइए। राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए सभी। राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा जो है ये 22 जुलाई 1947 को अंगीकार हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज जो है पहली बार 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को लाल किले पर फहराया गया था, है ना। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए बतलाइए। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, सभी जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर जरूर करें। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? हाँ जी, राइट आंसर प्रश्न का। तो भारतीय राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था 1911 में। आप सभी को पता है 27 दिसंबर 1911 इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विशन नारायण धर ने की थी। पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में जब 1911 का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था तो सबसे पहले राष्ट्रगान जो है वहां पर गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? श्वेत क्रांति आप समझते हैं ना, दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति का जनक कौन माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो हैं ये माने जाते हैं ऑप्शन नंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। दुग्ध उत्पादन में सर्वोच्च तरक्की को प्राप्त कराने में इनका काफी योगदान रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? सभी को मेरी आवाज साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ प्रॉब्लम कठिनाई चिंता दुख व्यथा कुछ भी हो तो जरूर बतलाइएगा। सब कुछ ओके चल रहा है ना जी? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जी, कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी बड़ा नंबर गलत करा के आते हैं, तो सारे प्रश्न पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अपने आप से भी पढ़ो हर टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में कब क्या पूछ दे ये आपको भी पता नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल आम को माना जाता है ना। आम फलों का राजा है, सबके मन को भाता है। गर्मी का मौसम आता है सब कोई आम खाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आम जो है फलों का राजा, आम भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो भी पहली बार आ रहे हैं क्लास में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोज मॉर्निंग में 7:30 बजे से क्लास होती है, आप पर डे आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए सही उत्तर क्या है।
सार्वजनिक कंपनियों की वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की गई है किसके द्वारा? जो कंपनी ने उस देश में जहां पर वो है या उस अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है सबसे ज्यादा कमाई करके दी है ना? तो 2000 कंपनियों की सूची जारी की है जिसने उस फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा कमाई करके देश को दी है या खुद प्राप्त की है या किसी प्रकार से आर्थिक मदद की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सूची किसने तैयार की है? राइट आंसर क्या है? प्लीज़ आप लोगों ने बताया नहीं है, ऑडियो वीडियो सब सही है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही ना? सब कुछ ओके चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने ये 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची तैयार की है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए चैंपियंस, आप सभी के ही सहारे हैं। नैया पार तभी लगेगी जब आप माँ ही बनेंगे। माँ, हाँ, नैया पार लगाओ, वीडियो को शेयर करो। राइट आंसर, तो ये कंपनियों की सूची तैयार की है फोर्ब्स ने। ऑप्शन नंबर बी, कंपनियों की आर्थिक उपलब्धि को हासिल करते हुए देखते हुए इस आधार पर 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची तैयार की है जिसने बाजार मूल्य, बिक्री, लाभ, संपत्ति सब में पॉजिटिविटी अर्जित की है, यानी कि सब में फायदा अर्जित किया है, लाभ कमाया है, ग्रोथ करी है। ठीक है, तो किसने ये 2000 कंपनियों की सूची तैयार की है? तो ये की है फोर्ब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष में टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज करने की योजना बनाई है? कौन से देश ने अंतरिक्ष में उसके पास में टेलीस्कोप है वहां पे और अंतरिक्ष से ग्रहों को खोज रहा है और दावा किया है कि सबसे पहले रहने योग्य ग्रह को खोजेंगे हम? कौन से देश ने ये बतलाया है, बोला है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो शेयर जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। कौन से देश ने अंतरिक्ष में एक ऐसा टेलीस्कोप बनाने की बात कही है जिससे वह एक रहने योग्य ग्रह की खोज करेगा, ऐसा उसने दावा किया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। वीडियो शेयर करते चलिए प्लीज़, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप सभी ना लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो। थोड़ा सा समझो, वीडियो को शेयर लाइक भी करते चलो। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बोला है चीन ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चीन ने बोला है कि हम अंतरिक्ष में एक ऐसा टेलीस्कोप लेकर जा रहे हैं जिससे हम एक रहने योग्य ग्रह की खोज करेंगे जो सौर मंडल के बाहर भी हो सकता है ना? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? पीटर एल्बर्स को हाल ही में कौन सी एयरलाइन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? पीटर एल्बर्स एक व्यक्ति हैं, इनको हाल ही में कौन सी एयरलाइन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? पीटर एल्बर्स को कौन सी कंपनी का, एयरलाइन कंपनी का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए प्लीज सभी। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पीटर एल्बर्स को कौन सी एयरलाइन कंपनी का कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पीटर एल्बर्स जो हैं ये इंडिगो एयरलाइन के, कौन सी? इंडिगो एयरलाइन के ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुने गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए इंडिगो, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। इंडिगो का फुल फॉर्म इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिन और दिवस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए?
वीडियो शेयर करते चलिए सभी अपने अपने ग्रुप में। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए देख लेते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 22 मई को विश्व भर में जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अच्छा, ये जैव विविधता दिवस जो है 1993 से मनाया जाना शुरू किया है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों को जागरूक करने के लिए, लोगों को इसके बारे में बतलाने के लिए इस दिन को सार्वजनिक रूप से मनाने का फैसला किया था। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है 1993 से विश्व भर में मनाया जाता है। कब? 22 मई को हर साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विश्व महिला चैंपियनशिप जो कि इस्तांबुल में हुई थी, तो इस्तांबुल में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता था? विश्व महिला चैंपियनशिप में, महिला विश्व चैंपियनशिप में इस्तांबुल में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है? विश्व महिला चैंपियनशिप, महिला विश्व चैंपियनशिप में इस्तांबुल में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता था? अच्छा, आपको बता दूं निकहत जरीन जो है भारतीय है और इन्होंने जो मेडल जीता है, कौन सा मेडल जीता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए सभी अपने अपने ग्रुप में। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। निकहत जरीन ने इस्तांबुल में विश्व महिला चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का ये खिताब जीतने वाली 5वें नंबर की भारतीय बन गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा निकहत जरीन ने जो है ये गोल्ड मेडल जीता है। राइट आंसर हो जाएगा। और निकहत जरीन जो है इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर है ना। याद रखिएगा, कभी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निकहत जरीन कौन से खेल से संबंधित हैं, तो एक प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी बिल्कुल राज भाई, एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने हाल ही में किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? ये सभी हिमालय के हिस्से हैं जो आपके लिए ऑप्शन में दिए गए हैं, है ना। हिमालय जो अपना शुरुआत से लेके अंत तक फैला हुआ है, अलग अलग जगह पर हिमालय को अलग अलग नाम से जानते हैं। ये सभी हिमालय के हिस्से हैं। आप सभी को बताना है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने इनमें से कौन से हिमालय के हिस्से पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। क्या उत्तर हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन इनमें से कहां पर स्थापित किया है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चैंपियंस प्लीज वीडियो को शेयर करिए अपने ग्रुप में, और भी दोस्त जिससे आ सकें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर बतलाएं। ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके चल रहा है, कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे की बात आ रही है तो यहाँ पर आप माउंट एवरेस्ट आंसर लगाइए, क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान विश्व में माउंट एवरेस्ट ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मौसम संबंधी घटनाओं को सही रूप से पता करने के लिए यह विश्व में सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन जो है स्थापित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चैंपियंस। अगला प्रश्न है हाल ही में अमेजन पे और किस बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? अमेजन पे इनमें से किस के साथ में समझौता कर रहा है जिसने यूपीआई पेमेंट के लिए? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? अमेजन पेमेंट जो है ऑप्शन आता है ना, अमेजॉन पे, तो इसने किसके साथ में यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? क्योंकि एप्लीकेशन बैंक से कनेक्ट होती है उसके बाद ही भुगतान हो पाता है, तो आपको बताना है कौन से बैंक के साथ में। अच्छा, जब भी कोई भी एप्लीकेशन किसी भी बैंक के साथ समझौता करती है तो आप ध्यान रखिएगा @ ऑप्शन के बाद में उस बैंक का नाम आता है।
जैसे मान के चलिए पेटीएम ने एसबीआई से भी किया है तो कई बार आपका अकाउंट एसबीआई नाम से भी दिखता है, उसने एक्सिस से भी किया है तो कई बार आपका अकाउंट एक्सिस से भी दिखता है, उसने आईसीआई से भी किया है तो कई बार आपका आईसीआई से भी दिखता है। तो कोई भी कंपनी जिस भी बैंक के साथ समझौता करती है तो आगे आपका मोबाइल नंबर, फिर @ फिर उस कंपनी का डोमेन दिखता है, नाम दिखता है स्टार्टिंग के। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि इस कंपनी ने किस किस बैंक के साथ में अपने पेमेंट को लेकर समझौता किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो अमेजॉन पे ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसने समझौता किया है आरबीएल बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर आरबीएल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो अमेजन पे पे जिसने भी अमेजन पे डाउनलोड करके रखा होगा उस पे आता होगा RAPL, है ना, RAPL ये आता होगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? बतलाइए। UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। फ्रेंचाइजी हासिल की है, तो जो लीग हुई थी UAE T20 की, उसमें जिस कंपनी में फ्रेंचाइजी हासिल की थी उस कंपनी ने अपने आप को वहां प्रमोट किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए, किसने ये फ्रेंचाइजी हासिल की है? वेलकम अरविंद, वेलकम, स्वागत है। चैंपियंस प्लीज़ बताइए कि ऑडियो वीडियो सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ प्रॉब्लम कठिनाई चिंता दुख व्यथा किसी प्रकार की भी अगर वीडियो को लेकर आपके मन में उथल पुथल हो तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे भी पता चले कि सब कुछ ओके चल रहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बतलाइए, कौन सी ये कंपनी है जिसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने ये फ्रेंचाइजी हासिल की है T20 लीग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंचाइजी मिल जाती है तो अपना लोगो, अपना प्रमोशन, अपनी चीज़ों को वहाँ पर प्रमोट करना, टी शर्ट वगैरह पर खिलाड़ियों के द्वारा अपने ब्रांड को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया, ये रहा आपके सामने। अच्छा, पेंशन मंत्रालय ने केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम बताइए। पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने IAS अधिकारियों की ई-बुक सिविल लिस्ट जारी की है। 2022 की बात है ये। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। चलिए बतलाइए, कौन है वो व्यक्ति पेंशन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री जिन्होंने सिविल बुक जारी की है? राइट आंसर, सिविल बुक 2022 की IAS अधिकारियों की ई सिविल लिस्ट, मतलब तब तक के पूरे अधिकारियों की जानकारी उसमें। ई सिविल लिस्ट बुक में क्या रहता है, जब से वो पद शुरू हुआ है तब से लेकर टिल डेट तक कौन से अधिकारी कहाँ कहाँ पर कब कब पदस्थ हुए हैं, कब उनकी ज्वाइनिंग हुई है, कहाँ कहाँ पर मतलब सब जानकारी उसमें रहती है ना। तो ये किसने जारी की थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेरी वेल डन जी, राइट आंसर। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इनका नाम है जितेंद्र सिंह जी। कौन है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने ये PDF बुक जारी की थी जिसमें सिविल अधिकारियों की जिसमें IAS अधिकारियों की सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में जल्द ही मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई है? क्या उत्तर हो जाएगा? मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा इनमें से कौन से शहर में हुई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेलकम संध्या, प्लीज चैंपियंस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, है ना, और सब्सक्राइब करो। अगर आप नए हो तो वीडियो को शेयर जरूर करो। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? इनमें से किस शहर में जल्द ही मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की बात हुई है? राइट आंसर क्या है? तो मैडम तुसाद संग्रहालय जो है ये नोएडा में शुरू करने की बात हुई है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोम संग्रहालय, मैडम तुसाद संग्रहालय जो है शुरू किया गया है, जिसमें खेल, मनोरंजन, इतिहास, संगीत, लगभग 50 अलग अलग तरह की गतिविधियों में भाग लेने वाले जो भी फेमस लोग हैं उनकी मोम की प्रतिमा वहां पर
बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है यह कहां पर आयोजित किया गया था? 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर जो है आयोजित किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर शुरू किया मतलब आयोजित किया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? 1907 कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, आंसर बताओ। राइट आंसर क्या है चलिए देख लेते हैं। तो 1907 का ये वार्षिक अधिवेशन जो है सूरत का अधिवेशन था, है ना। सूरत अधिवेशन सबसे ज्यादा क्यों प्रसिद्ध हुआ था? क्योंकि कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, कट्टरपंथी और नरमपंथी, यानी कि उग्रवादी और उदारवादी, है ना। जो 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दो में बट गए थे, है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्यों हुआ था? तो सूरत में जो है राष्ट्रपति का पद था उस समय जो है कांग्रेस के समय में, तो उम्मीदवार के रूप में उग्रवादी में राजा राम वो उग्रवादी में हाँ राजा राम मोहन राय या तो बाल गंगाधर तिलक, इनको बनाना चाहते थे जो उग्रवादी संघ के, मतलब जो एक नरमपंथी एक गरमपंथी, गरम दल, है ना। तो गरम दल में कौन थे? गरम दल में राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक ये बोल रहे थे कि हमें अध्यक्ष बनाना है। और जो नरम दल था, नरम दल में घोष, अरविंद घोष और घोष जी थे, और इनको बनाने के लिए, घोष को ही बनाने के लिए बोला गया था। तो लेकिन आपस में विवाद की स्थिति के कारण नहीं हो पाया, तो यहाँ पे से उनमें विद्रोह हो गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना नामक योजना के लिए लक्षित समूह कौन से हैं? स्वनिधि योजना में मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है एक ऐसी योजना है जिसमें आप पैसे लेकर अपना धंधा शुरू कर सकते हो। तो अब ये योजना किन के लिए है ये बताओ। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पीएम स्वनिधि योजना किन के लिए है? क्या उत्तर हो जाएगा? लक्षित ग्रुप, लक्षित समूह। लक्षित समूह की मतलब ये योजना किन के लिए बनाई गई है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। वीडियो शेयर करते जाइए, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? कौन से ग्रुप के लिए लक्षित की गई है ये स्वनिधि योजना? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पीएम स्वनिधि योजना जो है ये रेहड़ी वाले जो रहते हैं, जो सड़क किनारे अपना छोटा सा व्यापार, रेहड़ी वाले घूमते फिरते अपना व्यापार कर सकते हैं, छोटे विक्रेता जिनको बोलते हैं, 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं अपना काम करने के लिए। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से इस योजना को जाना जाता है, और छोटे छोटे रोजगार करने वालों के लिए ये योजना है। 10,000 रुपये तक का लोन सरकार से वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? क्या उत्तर हो जाएगा? धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सभी को आवाज बराबर आ रही है? ऑडियो वीडियो सब बढ़िया चल रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ ओके? हाँ, रास बिहारी घोष, माफ करिएगा, अरविंद घोष नहीं, रास बिहारी घोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ राज साहब, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया जो है जे निप्से, जोसेफ निसेफोर निप्से, जे निप्से, इनने धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक होलियोग्राफी तकनीकी इन्होंने विकसित की थी, है ना, जिससे फोटोग्राफी की प्रक्रिया को पूरा किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जिसके इन्होंने आंतरिक दहन इंजन भी बनाया था, एक जोसेफ निप्से ने आंतरिक दहन इंजन भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में नगदी का प्रबंधन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में नगदी का प्रबंधन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? क्या उत्तर हो जाएगा? भारतीय
अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन किसके द्वारा करते हैं? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आप सभी को पता है भारतीय रिजर्व बैंक नकदी क्षेत्र की हैंडलिंग, नकदी का उपयोग, तरलता मेंटेन करना, ये सारा काम कौन करता है? तो रिजर्व बैंक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर, इन चार ऑप्शन की बात हो रही है ना, यहां पर मोदी जी को लेके मत आ जाना कोई। राइट आंसर क्या है? इन चार ऑप्शन में एक से ज्यादा बार सेवाएं दी हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक बार सेवा दी है किसने? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, सभी जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता ही है, 16 जून 1996 से 1998 तक, 1996 से 1998 तक, और फिर उसके बाद में 1999 से 2004 तक, 1999 से 2004 तक, ये 2 कार्यकाल थे इनके, अटल बिहारी वाजपेयी जी के। इन्होंने ये प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक सेवाएं दी हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के सदस्य थे, लोकसभा के निचले सदन के सदस्य थे, राज्यसभा में लगभग 10 बार राज्यसभा में और ऊपरी सदन में भी पहुंचे, चुने गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति दी गई है? आनुवांशिक किस्म को राइट आंसर क्या हो जाएगा? थैंक यू राज साहब, थैंक यू। पुराने स्टूडेंट क्यों नहीं आते भाई? अपने चैनल पर भी व्यू कब बढ़ेंगे? हैं अरविंद, तुम बताओ, तुम तो वो हो ना, क्या कहते हैं वो जो अपने सामने ऐसा एक बल्ब रख के रखते हैं और देख के बताते हैं भविष्य, हाँ क्या बोलते हैं उसको, भविष्य वक्ता। अरविंद कब बढ़ेंगे यार अपने चैनल पर भी व्यूज? और बच्चे कुछ करो। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। हाँ जी, शेयर करते चलिए वीडियो को। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये किस्म है कपास की किस्म। कौन सी किस्म है? कपास की, रुई की किस्म, है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कपास की किस्म को संवर्धित करने के, उगाने की भारत में स्वीकृति मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? क्या उत्तर हो जाएगा? अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी कौन से दल से संबंधित थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, राइट आंसर क्या है? नहीं लगी थी कल हम चले गए थे अपनी सिस्टर के घर टीका लगवाने के लिए। हमने सोचा रात में आ जाएंगे जल्दी। अब भैया वहां पे तो भैया जब निकले, ओहो हो, मजे में इधर से स्कूटी से चले गए। तो हमने सोचा स्कूटी से ही जाएंगे, आराम से घूमते घामते वापस आ जाएंगे। भैया रात में लौटते समय जो ठंड लगी, आहा, नाक गला सब बंद। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ये थे कौन सी पार्टी के? तो ये थे स्वतंत्र पार्टी के। स्वतंत्र पार्टी जो कि 1959 में अस्तित्व में आई और 1974 तक अस्तित्व में रही। स्वतंत्र पार्टी भारतीय उदारवादी राजनीतिक पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी राजनीतिक दल जो था इसी से संबंधित थे अपने निधन के समय तक। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से, छोटा करो क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। राज्य जो है,
राज्य सरकार, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे। तो कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि संबंधित राज्य उस राज्य में ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए काम करेंगे? क्या उत्तर हो जाएगा? चैंपियंस प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे आप पर डे आ सको। रात में 9 बजे भी क्लास होती है, आप प्रतिदिन आ सकते हैं, और 7:30 बजे मॉर्निंग में क्लास होती है, आप प्रतिदिन आ सकते हैं, है ना। अपने दोस्तों को जरूर बतलाएं चैनल के बारे में प्लीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, आया था, जिसमें 1993 में संशोधन करने के बाद पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? क्या उत्तर हो जाएगा? बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1917 में। राजकुमार शुक्ल के साथ में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने बिहार में जो है मोतिहारी में पहुंचे, और वहां पर मोतिहारी के पास चंपारण में ये बिहार में जहां पर उत्तर पश्चिम चंपारण के पास में ये मोतिहारी, उत्तर पश्चिम जो वहाँ का मोतिहारी वाला हिस्सा है, वहाँ पर ये चंपारण स्थान है, और यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत करी थी इन्होंने। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहली राजनीतिक सफलता इसी आंदोलन से इनको मिली थी। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य कराए जाने का वर्णन करता है? सुदर्शन झील, यहां तक है क्वेश्चन, सिर्फ यहां तक है ना। सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार काम कराए जाने के बारे में इनमें से कौन सा अभिलेख वर्णन करता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है सुदर्शन झील के पुनरुद्धार कराए जाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक में हाल ही में NRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में घोषित किया गया? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न? कौन सा बैंक है ये? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ, डे मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना में, हाँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ये ग्रामीण व्यवस्था में अपनी बैंकिंग सुविधा देकर वहां पर निजी बैंक के तौर पर उस क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं देने के लिए लिंकेज SHG लिंकेज के लिए ये पुरस्कार मिला है। क्या उत्तर हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर HDFC बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे किस भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए थे? मनोज पांडे जी कौन से भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? मनोज पांडे जी कौन से भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे? राइट आंसर क्या है? तो मनोज पांडे जी थल सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के समय की बात है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के समय में यात्रा के दौरान पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा था इन्होंने।
आपको बताना है इन्होंने कौन से देश की यात्रा की थी जिसमें पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम इन्होंने मैत्री रखा था। कहाँ की यात्रा करी थी इन्होंने, बतलाइए। राइट आंसर क्या है? जिसमें इन्होंने पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा था। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो इन्होंने उस समय नीदरलैंड की यात्रा की थी। कहाँ की? ऑप्शन नंबर, नीदरलैंड की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब डॉलर का निर्यात किया था? 21-22 में कितने अरब डॉलर का भारत ने निर्यात किया था? वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब डॉलर का निर्यात किया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत ने लगभग 418 अरब डॉलर का निर्यात किया था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सरकार ने हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? हॉबी हब स्थापित करने के लिए मतलब बच्चों को उनके पढ़ने वाले विषय के अलावा अगर वो किसी और विषय में रुचि रखते हैं तो अपने क्लास के टाइमिंग के अलावा उस हॉबी को शुरू करने के उद्देश्य से उस योजना के अंतर्गत वो काम कर सकते हैं। तो बतलाइए क्या उत्तर हो जाएगा? तो ये हॉबी हब जो है दिल्ली सरकार ने शुरू किया था। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में कितने नए जिले बनाए थे? जगन मोहन रेड्डी के समय में आंध्र प्रदेश के जब वो मुख्यमंत्री थे, जगन मोहन रेड्डी ने कितने नए जिले बनाए थे, उद्घाटन किए थे? क्या उत्तर हो जाएगा? वीडियो शेयर करते जाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है 13 जिले बनाए थे, 13 जिलों का उद्घाटन किया था। तो 26 जिले हो गए, 13 पहले थे, 13 फिर से हो गए। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वुसिच को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? अलेक्जेंडर वुसिच को कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, बतलाइए। अलेक्जेंडर वुसिच कौन से देश के राष्ट्रपति थे? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अलेक्जेंडर वुसिच जो है सर्बिया के राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस शहर की एक पत्रकार आरिफा जौहरी ने हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है? राइट आंसर क्या है? आरिफा जौहरी ने चमेली देवी पुरस्कार जीता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से शहर की है ये? वीडियो शेयर करते चलिए सभी। तो चमेली देवी पुरस्कार इन्होंने जीता है, ये है मुंबई की। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए महाराष्ट्र, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में 100 से अधिक मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की कौन सी सूची जारी की है? 100 से अधिक मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की कौन सी सूची जारी की है जिसमें केंद्र सरकार की द्वारा सेना के पास में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें उसमें सूची में लिखी गई हैं कि कितने होवित्जर हैं, कितने लड़ाकू विमान हैं, कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, ये सब चीज़ें उसमें सूची में रहते हैं। तो कौन से नंबर की सूची जारी की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तीसरी सूची है ये। नेक्स्ट है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने वॉल्यूम के मामले में कितने करोड़ का आंकड़ा पार किया है? क्या उत्तर हो जाएगा? यूपीआई से पेमेंट करने के मामले में कितने करोड़ का आंकड़ा प्राप्त किया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 500 करोड़ प्लस। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस राज्य में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत श्रृंखला कौन से राज्य में स्थित नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा? प्लीज वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये पंजाब राज्य में नहीं पड़ती है ना, पंजाब राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा का कुछ क्षेत्र जो है इसको टच करता है, लेकिन पंजाब में ये नहीं जाती है ना।
और आप सभी को पता है। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला की गुरु शिखर ऊंची चोटी है ना। यहाँ पर माउंट आबू भी स्थित है, माउंट आबू भी प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा। और अरावली को राजस्थान में स्थानीय भाषा में अड़ावाला के नाम से भी जाना जाता है ना, अड़ावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन या दर्द से संबंधित है? अगर इनमें से कौन सा रोग को आप सोचेंगे जो आपके हृदय की गति से संबंधित है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर हृदय के धड़कने की दर से, स्पंदन करने की दर से कौन सा रोग संबंधित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यह है अतालता, अहिर्दमिया, जिसमें कोई लय निश्चित नहीं रहती है, ज्यादा कम असामान्य समझ सकते हो आप, है ना। टोटल जनसंख्या का 1% लोग इससे ग्रसित हैं, उनको पता नहीं है ना। इसमें क्या होता है, हृदय दर अगर सही नहीं रहती है तो स्ट्रोक के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दिल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो सकती है हृदय से संबंधित, उसकी गतिविधियों से संबंधित वो ज़्यादा समस्या रहती है। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला किस आधार पर किस राशि की ऐसा इकाई है? कैंडला किसकी ऐसा इकाई है? क्या उत्तर हो जाएगा? कैंडला। तो कैंडला जो है दीप्त तीव्रता, ज्योति तीव्रता प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए ऐसा इकाई है, सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर जरूर करें सभी। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो वित्त विधेयक को संसद के द्वारा पारित किए जाने के 75 दिन के भीतर पास किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिकली, क्या है ये? पुलिकली भारत के किस राज्य में मनोरंजक लोक कला है? पुलिकली भारत में मनोरंजन लोक कला है, कहां की? क्या उत्तर हो जाएगा? पुलिकली। तो पुलिकली केरल की लोक कथा है। केरल की स्थानीय भाषा में तेंदुआ, बाघ, इनको जो है पुली के नाम से जाना जाता है। तेंदुआ या बाघ जिनके शरीर पर धारियां होती हैं, और ये लोक कला में अधिकतर उस जैसे आर्ट वैसा ही बनाया जाता है जैसे तेंदुआ या बाघ के ऊपर धारियां